नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग अब बेहद खतरनाक हो चुकी है। जंग की शुरुआत में सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही हमले हो रहे थे, लेकिन अब बुनियादी ढांचों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके चलते पश्चिम एशिया में तबाही मच रही है। जंग में अमेरिका के लिए राहत और मुश्किल दोनों ही दिखाई दे रही है। राहत की बात यह रही कि उसने F-15E के दोनों पायलटों को ईरान से निकाल लिया है, लेकिन अपने पायलटों को बचाने के बदले में उसके 4 सैनिकों की जान चली जाने की खबर भी आ रही है। 1 दर्जन से ज्यादा विमान भी ईरान ने मार गिराए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ट्रंप इतने नुकसान को अपनी जीत बता रही हैं, फिर ऐसी कुछ और जीतें अमेरिका को मिल जाएं, जिससे वो बर्बाद हो जाए। जंग में अमेरिका हुआ बर्बाद, सहयोगियों ने भी ट्रंप से किनारा कर लिया है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। ईरान जंग से अपने ही देश में घिरे ट्रंप, कुर्सी से हटाने की तैयारी शुरू, व्हाइट हाउस में बड़े बदलाव की तैयारियां। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में गहराया तेल का संकट, इटली के 4 एयरपोर्ट पर शुरू हुई राशनिंग, कई देशों में लॉकडाउन के बन रहे हैं हालात। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, अमेरिका के जंग में फंसे होने का फायदा उठाएगा चीन, ताइवान ने भी जंग की तैयारी की तेज। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे सभ्य देशों की सूची को, कौन सा देश है सबसे सभ्य, भारत इस सूची में कहां पर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल-बरदेई का ट्रंप पर तीखा हमला, कहा खाड़ी देश पूरी ताकत से ट्रंप को रोके, नहीं तो ये पागल पूरे क्षेत्र को आग की गेंद में बदल देगा। बुर्किना फासो के सैन्य राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे का ऐलान, उनके देश के लिए नहीं है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था को किया खारिज, सैन्य शासन को 2029 तक के लिए बढ़ाया गया। हिंद महासागर में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके, समुद्र तल से 90 किलोमीटर नीचे था केंद्र, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु की बेटी रीनी संपत ने अमेरिका में रचा इतिहास, वॉशिंगटन डीसी के मेयर पद की दौड़ में शामिल होने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार, प्राइमरी बैलेट में जगह बनाकर बनाई अपनी मजबूत पहचान। अमेरिका और ईरान की जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया, लेकिन दोनों पायलट विमान से निकलने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अमेरिका का यह अभियान उस पर बहुत भारी पड़ा है। अमेरिका के 2 C-130 विमान, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, आधा दर्जन ड्रोन ईरान ने मार गिराए हैं, जबकि अमेरिका ने ईरान के दावे का खंडन किया है। ये जरूर मान लिया है कि एक C-130 विमान तबाह हुआ है। अमेरिका का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते समय C-130 विमान को ईरान में लैंड कराया गया, लेकिन ये लैंड होते समय जमीन के अंदर घुस गया। जब ये उड़ान नहीं भर सका तो अमेरिका ने इसे खुद नष्ट कर दिया, लेकिन अमेरिका का ये दावा ही सवालों में घिरता दिखाई दे रहा है। ईरान ने एक तबाह हुए C-130 का वीडियो भी जारी किया है। इसके साथ उसने ये भी दावा किया है कि पायलट के बचाव अभियान की कोशिश के दौरान अमेरिका और ईरानी सेना के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अमेरिका के 4 सैनिकों की जान चली गई है, यानी 2 पायलटों को बचाने का अमेरिकी अभियान उस पर ही बहुत भारी पड़ा है। अमेरिकी पायलट की रेस्क्यू मिशन पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, अगर अमेरिका को ऐसी 3 और जीत मिली तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दरअसल अमेरिका को अपने पायलट को बचाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उसके 1 दर्जन से ज्यादा विमानों को ईरान ने मार गिराया, जिसमें 4 ड्रोन, 5 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस बीच ईरान के हमले और तेज हो गए हैं। ईरान ने इजरायली शहर हाइफा को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिसके बाद हाइफा में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी अबू धाबी पर भी मिसाइल हमला हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि एक ईरानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया था, जिसका मलबा सीधे इस प्लांट पर जा गिरा और वहां आग भड़क उठी। बहरीन पर भी ईरान का हमला हुआ है। यहाँ की राष्ट्रीय तेल कंपनी बैपको एनर्जी ने बताया कि ईरानी हमले के बाद उसके एक तेल भंडारण केंद्र के टैंक में आग लग गई थी। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं कुवैत में रात भर ईरानी मिसाइल और ड्रोन के हमले चलते रहे, जिससे देश के अहम ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ड्रोन हमलों में 2 बिजली और पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को काफी नुकसान हुआ है।
इसके अलावा कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी है कि ड्रोन हमले के बाद शुवैक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम ईरान को दिया था, वो खत्म होने वाला है। अमेरिका की तरफ से 48 घंटे के सीज़फायर का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन ईरान अमेरिका की धमकी या डिमांड मानने को तैयार नहीं है। अब ट्रंप ने कहा है कि 24 घंटे में अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला तो अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि धमकियां ट्रंप की बेबसी बता रही हैं। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ की बात हो या जंग की, इस पर फैसला ईरान को करना है और वो किसी दबाव में फैसला नहीं करेगा। ईरान जंग रोकने को भी तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अभी तो अमेरिका को सबक सिखाने का समय आया है, जल्द ही हम अमेरिका को सरप्राइज देने वाले हैं। खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा है कि ईरान को हराने का सपना अब एक दलदल बन चुका है, जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसते जा रही हैं। अगर हमले बढ़ाए गए तो अमेरिका का हाल नर्क से भी बुरा हो सकता है। दरअसल ईरान का कहना है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान में जमीनी अभियान शुरू करेगी तो ये अमेरिका पर बहुत भारी पड़ेगा। और अब बात करेंगे संकट में फंसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी की। अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों का देश में पहले से ही विरोध हो रहा था और अब ईरान में जारी जंग ने ट्रंप की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस जंग के चलते ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं, जिससे ट्रंप की अपनी सरकार के अंदर हलचल तेज हो गई है। ईरान जंग का असर अब उनकी कुर्सी पर पड़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप की कुर्सी खतरे में आ गई है। जिस रिजीम चेंज की बात ट्रंप ईरान को लेकर कर रहे थे, वो अमेरिका के अंदर होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप पर अमेरिका के अंदर सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर महाभियोग के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो खासतौर से उनके दूसरे कार्यकाल की विवादास्पद नीतियों और संभावित मध्यावधि चुनाव के नतीजों से जुड़ा है। ऐसे में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करते हैं तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल के आरोपों की वजह से महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान जंग है, क्योंकि इसका सीधा असर अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। करीब 60% लोग इस जंग के खिलाफ हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि ये जंग अगर लंबी खिंच जाती है तो इसके नतीजे बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। इसी वजह से अमेरिकी लोग ट्रंप से खफा हैं, जिससे ट्रंप की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। हालिया सर्वे के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 36% तक रह गई है, जो उनके कार्यकाल में सबसे कम है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस के अंदर माना जा रहा है कि हालात उतने आसान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान में जारी जंग के बीच पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया था, हालात को संभालने की कोशिश की थी, जिससे उम्मीद थी कि जनता का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ट्रंप का ये दाव फेल साबित हुआ। हालात ये है कि अब ट्रंप इस जंग में इतनी बुरी तरह से गिर गए हैं कि उन्हें अपने अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं रहा है और ट्रंप उन्हें एक एक करके हटा रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपनी टीम में बदलाव करके हालात को संभाल पाने में कामयाब होंगे। ऐसे में ट्रंप के पास अब 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो ईरान के सामने सरेंडर कर दे या फिर कुर्सी छोड़ने की तैयारी कर ले। और अब बात करते हैं ईरान जंग के चलते दुनिया में बढ़ते संकट की। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ईरान जंग के चलते दुनिया भर में गैस और कच्चे तेल की सप्लाई ठप पड़ गई, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जहां से 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। और इसका सबसे ज्यादा असर यूरोप पर पड़ा है। यूरोप जो पहले रूस से गैस और क्रूड ले रहा था, यूक्रेन जंग के चलते उसने रूस से अपनी खरीद कम कर दी और खाड़ी के देशों से इन्हें खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ईरान ने रास्ता ही बंद कर दिया तो यूरोप परेशानी में घिर गया है। यूरोपीय संघ तेल और गैस की राशनिंग की तैयारी कर रहा है। ये राशनिंग तेल के लिए है, भोजन या सामान की राशनिंग नहीं है। इटली के 4 एयरपोर्ट पर तो राशनिंग का काम भी शुरू हो गया है, जिसके चलते कई फ्लाइटों को रद्द भी करना पड़ा है। भारी मुसीबत में फंसी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कतर और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर पहुंच गई, जहां उन्होंने दोनों ही देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है। मेलोनी ने जेद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इतालवी मीडिया हाउस द इटालियन लोकल ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण इटली फूक फूक कर कदम बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस युद्ध क्षेत्र की यात्रा के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी, जिसे मेलोनी ने कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया। मेलोनी की यात्रा का मकसद इटली की अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना माना जा रहा है, क्योंकि सरकार बढ़ती ईंधन कीमतों से जूझ रही है। युद्ध शुरू होने से पहले इटली की कुल गैस खपत का लगभग 10% हिस्सा कतर से आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG से पूरा होता था।
वहीं पिछले साल इटली के कुल तेल आयात में पश्चिम एशिया के तेल का हिस्सा लगभग 12% था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठप हो गया है। वैसे हॉर्मोज के बंद होने का असर एशिया पर भी पड़ा है। थाईलैंड और श्रीलंका में सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्क वीक लागू करने की तैयारी हो रही है, जबकि पाकिस्तान 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार कर रहा है। अमेजन, गूगल और एनवीडिया जैसी टेक कंपनियों ने पश्चिम एशिया में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए हैं, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो इन अमेरिकी कंपनियों पर हमले करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन और ताइवान विवाद की। ईरान जंग में अमेरिका फंस चुका है और इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में अब चीन जुट गया है। चीन की तरफ से लगातार ताइवान पर दबाव बनाया जा रहा है, उसकी घेराबंदी की जा रही है, लेकिन ताइवान झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिकी पत्रिका जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ताइवान को चीन से खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस यानी आत्मनिरोधक क्षमता विकसित करनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रणनीति सैन्य आक्रामकता बढ़ाने की नहीं, बल्कि संभावित हमले की लागत इतनी बढ़ाने की है कि चीन के लिए लड़ाई को इतना महंगा कर दिया जाए कि वो जंग जारी ही ना रख पाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की तरफ से खतरे केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि वो रोजाना सैन्य दबाव, साइबर हमलों और दुष्प्रचार अभियानों के रूप में सामने आ रही हैं। चीनी लड़ाकू विमान बार बार ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार कर रही हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो रही है। इस बीच ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने दावा किया है 5 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे ताइवान के समुद्री क्षेत्र के करीब 6 चीनी सैन्य जहाज और एक सरकारी जहाज दिखाई दिया। इससे एक दिन पहले ताइवान ने चीनी सैन्य विमानों के 2 सॉर्टी, 7 नौसैनिक जहाजों और एक सरकारी जहाज की उपस्थिति की बात कही थी। चीन लगातार ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करता रहा है और जब से अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा है, चीन की घेराबंदी कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन अभी अमेरिका और ईरान जंग के नतीजे पर नजर रखे हुए है। जंग अगर 1 महीने और खिंचती है, तब अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं बचेगी कि वो चीन के हमले से ताइवान को बचा सके, क्योंकि उसने जो हथियार चीन के खिलाफ लड़ाई के लिए रखे हुए थे, वो ईरान जंग में या तो इस्तेमाल हो चुके हैं या जल्द ही हो जाएंगे। ऐसे में चीन लगातार ताइवान पर दबाव बना रहा है और यही कारण है कि अब अमेरिका की तरफ से ताइवान को संकेत दिया जा रहा है कि वो खुद की हिफाजत की चिंता करना शुरू कर दे। और अब चलते चलते में बात करेंगे शिष्टाचार की। किसी की छोटी सी मदद पर मुस्कुराना, जहां जरूरी हो वहां सॉरी या थैंक यू बोलना, इस तरह की आदतें शिष्टाचार में गिनी जाती हैं। अगर आप किसी दूसरे देश में किसी अजनबी से शिष्टाचार से पेश आते हैं, तो वो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके देश की छवि का एक हिस्सा बन जाता है। हाल ही में मनी ट्रांसफर कंपनी रेमिटली ने एक दिलचस्प सर्वे किया, जिसमें 26 देशों के 5000 लोगों से पूछा गया कि दुनिया का सबसे सभ्य और विनम्र देश कौन सा है। इस सर्वे के नतीजे दिलचस्प रहे, जहां कोई खुद को कम आंक रहा है तो कोई खुद की तारीफों के पुल बांध रहा है। इस सर्वे के मुताबिक जापान को दुनिया का सबसे सभ्य देश माना गया है। करीब 35.15% लोगों का मानना है कि जापानी लोग शिष्टाचार की जीती जागती मिसाल हैं। उनका झुककर अभिवादन करना और हर बात में सम्मान झलकाना उन्हें नंबर 1 बनाता है, लेकिन खुद जापानियों को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने खुद को विनम्रता की अपनी रैंकिंग में काफी नीचे रखा और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कनाडा। कनाडा के बारे में तो कहा जाता है कि वहां के लोग उन गलतियों के लिए सॉरी बोल देते हैं जो उन्होंने की ही नहीं है। वहीं यूके तीसरे नंबर पर है। ब्रिटिश लोगों की बार बार प्लीज और थैंक यू कहने की आदत सैलानियों को बेहद पसंद आती है। आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान किस नंबर पर है, तो चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। दुनिया की नजर में हिंदुस्तान विनम्रता की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है, लेकिन अब जब भारतीयों से पूछा गया कि वो खुद को कितना सभ्य मानते हैं, तो हम भारतीयों ने खुद को सीधा तीसरे नंबर पर बिठा दिया। इस सर्वे में एक अजीब विरोधाभास दिखा, जहां ब्राजील और भारत के लोगों ने खुद को बहुत सभ्य माना, वहीं जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश दुनिया की नजर में तो जेंटलमैन निकले, पर खुद की नजर में वो टॉप 25 में भी जगह नहीं बना पाए। आगे बात करें तो फ्रांस को अक्सर रूड यानी रूखा माना जाता है और वो दुनिया की नजर में 19वें स्थान पर रहा, पर फ्रांसीसी लोग खुद को 5वें नंबर का सबसे विनम्र देश मानते हैं। वहीं चीन दुनिया की नजर में 4थे स्थान पर सबसे सभ्य देश है, लेकिन वहां के लोग खुद को इतना सभ्य नहीं मानते। ये सर्वे हमें बताता है कि विनम्रता को देखने का हर किसी का अपना चश्मा है। कोई अपनी तारीफ में आगे है तो कोई पूरी दुनिया का दिल जीतकर भी सादगी में रहने का शौकीन है। तो अगली बार आप जब किसी से बात करें तो इन तमाम शिष्टाचारों का ध्यान रखें। हो सकता है आपका व्यवहार आपके देश की रैंकिंग बढ़ा दे। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।